तो भाई सभी को राधे राधे। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आपका पूरे मन से स्वागत करता हूं। और मेरे भाई हमने कल की वीडियो में लपेटा था प्लांट टिश्यू को, और आज की वीडियो में किसको लपेट देंगे? कैंगरू जी एनिमल टिश्यू को, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था मेरे मित्र। मुझे पता है आपको इसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा मेरे भाई, एनिमल टिश्यू इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और उसको समझाने के लिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी चीज को आसान बनाने के लिए आपका भाई आपके सामने खड़ा है। बोलो जबरदस्त रहेगा अगर मैं आपको वही बताऊं जो आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और जो एनसीईआरटी मैया में दिया गया है। बोलो कैसा रहेगा? कहें गुरुजी तब तो मजा ही आ जाएगा, हमें याद करने में बहुत कठिनाई होती है, इतना लेंदी टॉपिक है, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करें भैया। उसी के लिए आपका बड़ा भाई आपके सामने आया है। यार इतना प्यार करते हो आप लोग, क्या करूं, ये करने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं किसका? एनिमल टिश्यू के। एक एक खाता खोल देंगे सारे टिश्यू का, जितने भी इसके टाइप हैं सबके ऐसे ही पॉइंट मैं दूंगा आपको, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा जो पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। उसके बाहर उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो क्या करेंगे? कहें गुरुजी मैंने कॉपी रख रखी है पहले से ही, आप बोलते हैं पेन भी रख रखा है पहले से, और सीधे ध्यान मेरा कहाँ रहेगा? बोर्ड पे रहेगा। जो भी चीजें आप बताएंगे एक एक चीज को मस्त तरीके से फोकस तरीके से सुनूंगा, और बस मेरी यही आपसे उम्मीद रहती है मेरे भाई। तो बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय, और चालू करेंगे अपने एनिमल टिश्यू को। तैयार है? क्लियर है? शानदार, खतरनाक, पूरी एनर्जी भर लीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक का हम लोग को क्या करना है? गर्दा उड़ाना है। देखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिक से डिफरेंस क्या होते हैं, और वही बेसिक पॉइंट्स में एनिमल टिश्यू के यहाँ पर नोट कर दो तो कैसा रहेगा? कहीं गुरुजी एकदम मजा आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और इसी को कनेक्ट करके आगे हम लोग बढ़ भी जाएंगे। तो क्लियर है? शानदार है, खतरनाक। तो मैंने आपको देखो क्या बताया, मैंने कल आपको ये बताया था कि एनिमल टिश्यू की पहली प्रॉपर्टी क्या रहती है मेरे भाई? सॉफ्ट रहते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर है। काहे लिए? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं मित्र? कहेंगे गुरुजी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर है बात? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो कहेंगे भैया आपने बताया था प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉइंट तो हमने क्या किया था, एकदम गर्दा तरीके से छाप दिया था, और मुझे अभी तक वो पॉइंट याद है, और मुझे पता है आपको याद है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि भैया एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, तो मैं कहूँगा नॉट स्टेशनरी। और इसका सीधा सा मतलब क्या निकालेंगे? कहेंगे ये मूव कर सकते हैं, कैन मूव, मतलब मूवमेंट इसमें देखा जाता है। तो मैं सीधे कह दूं ना, मूवमेंट शो करते हैं, सीधे कह देता हूँ। अरे भाई मेरे स्पेलिंग तो लिख दिया, मूवमेंट। एक वर्ड होता है मोमेंट और एक है मूवमेंट। देखो मोमेंट का मतलब क्या होता है? कोई क्षण, समय, लेकिन मूवमेंट का होता है मतलब भाई मूव करना। क्लियर है? उसी में अक्सर क्या हो जाता है? कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? मैंने कहा मेरे भाई ग्रोथ के बारे में जो हमने बात की, तो हमने कहा ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर हम लोग ग्रोथ करते रहेंगे, या फिर कोई पार्ट हमारा काट दोगे फिर से उगाएगा। क्या होता है? कोई भी पार्ट अगर काटेंगे तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी मेरे भाई। बहुत ही रेयर चांस है, कुछ इक्का दुक्का से थोड़ा सा भाग जो है वो ग्रोथ हो जाए, लेकिन पूरा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम यही मान के चलते मेरे भाई कि प्लांट टिश्यू के डिफरेंस में, कंपैरिजन में, इसमें जो ग्रोथ होती है मित्र मेरे, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। क्लियर है? इतने पॉइंट अगर क्लियर है तो आगे जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको आप एकदम बढ़िया से कनेक्ट करके चलेंगे। ये मेरा आपसे क्या है? वादा है। आराम से समझेंगे, शांति से, बहुत ध्यान से, और बहुत ही आसानी से मेरे मित्र। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है? एनिमल टिश्यू में देखो हमें मेनली पढ़ना है इसके टाइप से। जैसे प्लांट टिश्यू में हमें सबका खाता खुला है सारे टाइप के, तो इसीलिए उसी प्रकार से हम लोग एनिमल टिश्यू के भी जितने टाइप हैं उन सभी का खाता बहुत ही आसान और शानदार तरीके से खोलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी मैया में एनिमल टिश्यू के आपके मेनली दिए हैं 4 टाइप। कितने टाइप में? मेरे 4 टाइप। लो ऐसे बनाने में कितना मजा आता है ना। 4 टाइप दिए हैं। पहला टाइप मैंने कहा दिया है एपिथेलियल टिश्यू, इसको लपेटना है अपने आप को, एपिथेलियल टिश्यू। अगला टाइप दिया मेरे भाई कनेक्टिव टिश्यू। मैं कह रहा हूं कि ऐसा तरीका बता दूंगा, मतलब जैसे जैसे नोट्स बनवा दूंगा, कि ऐसे ऐसे नोट्स बनवा दूंगा कि एग्जाम देकर आओगे ना, कहोगे यार मजा आ गया, वाह 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 वाह।
मेरे भाई आपके भाई का वादा ही रहता है कि आपको ऐसा पढ़ाए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ हो। बस यही अपनी कोशिश रहती है छोटी सी। इसी के चक्कर में आपसे थोड़ा सा सपोर्ट में सीख रहे हैं। आराम से हर चीज को सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा मेरे भाई, तीसरा मैंने आपको बताया, मैंने नहीं बताया, तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी मैया में दिया गया, मतलब तीसरा टाइप मेरे भाई मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नर्वस टिश्यू। मेरे मित्र मैंने फिर से कहा कि एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। हमारे बॉडी में 4 तरीके के मेन टिश्यू होते हैं मेरे भाई। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, टेंशन नहीं लेने का, सबका खाता आपका भाई खोलेगा और आप खुद मेरे साथ इसके भागीदार बनेंगे। एक एक चीज को बढ़िया से समझा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको पूरे ध्यान से यहाँ पर समझना है। मैंने कहा भैया एनिमल टिश्यू के जो बेसिक पॉइंट है मैंने आपको क्लियर कर दिए, कल भी बताया, और मतलब पिछली वीडियो में बताई और अभी भी बता दिया। और उसके बाद एनिमल टिश्यू के मैंने जब टाइप की बात की तो मैंने कहा दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। बोलो तो एपिथेलियल टिश्यू, साथ में बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कहेंगे गुरुजी कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इतने मेन टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में होते हैं। और हम ये समझने वाले भैया इनका काम क्या होता है। भैया टिश्यू हैं तो कोई ना कोई काम करते ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया ना कि जाइलम और फ्लोएम का काम याद करवा दिया ना मैंने, कहेंगे बिल्कुल याद करवा दिया। तो एनिमल बॉडी में भी जो टिश्यू होते हैं उनका भी कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है, और उसी को समझेंगे हम लोग बारी बारी से। क्या करेंगे फिर एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है, शानदार है, बिल्कुल तैयार हो जाओ बहुत तगड़े तरीके से। तो मैंने क्या कहा कि एक एक टिश्यू का हम लोग खाता खोल देंगे एनिमल टिश्यू में, और बहुत ही आसान से और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं देके चला जाऊंगा। मतलब चैप्टर की मलाई आपको सीधे में दूंगा, सिर्फ मलाई खाइए, क्योंकि आपका भाई सारी मेहनत करेगा, पढ़ना आपका काम, सिर्फ वो आप कर दीजिए, मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में समझूं, मतलब कनेक्ट करके कि मुझे याद हो जाए, समझ में आ जाए कि भैया एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा भैया एपी वर्ड जहां भी हो आपके सामने, देखो एपिडर्मिस पढ़ा होगा कहीं पे, फिर भी अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको आज सिखा देता हूँ। एपी वर्ड जहां भी आएगा, एपी वर्ड का मतलब होता है भैया आउटर लेयर। ध्यान रखेंगे किसी भी वर्ड में अगर एपी आया है, एपी का मतलब होता है ऐसी लेयर जो सबसे ऊपर होती है, सबसे बाहर होती है। तो आप कनेक्ट करो जरा ध्यान से कि एपिथेलियल टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं। मतलब जो मेरे ऑर्गन के सबसे बाहर वाला लेयर बनाएंगे, चाहे बॉडी की बात करें चाहे इंटरनल ऑर्गन की बात करें, कहीं पर भी जो आउटर लेयर होगी मेरे दोस्त, नाम से ही खाता खोल देंगे। एपी का मतलब क्या होता है, सबसे आउटर लेयर। तो ऐसे टिश्यू जो हमारे ऑर्गन के और बॉडी के आउटर कवरिंग बनाते हैं मित्र, सबसे ऊपर एक तरीके से लेयर टाइप में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मित्र मेरे एपिथेलियल टिश्यू। बहुत सिंपल सी और आसान सी डेफिनेशन अगर मैं दूं तो मैं कहूंगा पहला पॉइंट, these tissues form outer covering of internal organs and body parts। पहला पॉइंट बहुत आसान, इसी नाम से हमने इसको छाप दिया है कि भैया ऐसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी पार्ट्स के और अंदर वाले ऑर्गन की लेयर बनाएंगे, सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, उसी को हम लोग मित्र क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो यार लेयर बनाएगा, अब वो लेयर जो होगी एक तरीके से किस लिए होगी, प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। तो ये जो लेयर है इसका मेन काम क्या होता है कि भैया ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को बाहर की कंडीशन से, एडवर्स कंडीशन से, वर्स्ट कंडीशन से क्या किया जाए, बचाया जाए। तो इसका नेचर क्या होता है मेरे भाई, प्रोटेक्टिव होता है। अब मुझे बताओ, मान लो आपके स्कूल के बाहर की जो बाउंड्री है, वो आपके स्कूल के जो है, स्कूल वो आपका ऑर्गन समझ लो, स्कूल के बाहर जो बाउंड्री है वो क्या हो गया, फिर एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब उसका काम क्या होता है, बाउंड्री का काम तो ये होता है स्कूल को बचा रहा है, ठीक है, बचा रहा है चारों तरफ से। दूसरा काम क्या होता है भैया, कोई भी आएगा जाएगा बाउंड्री से होते हुए तो आएगा जाएगा, गेट कहाँ पे लगा होता है, बाउंड्री से कनेक्टेड होता है। तो मेरे भाई एपिथेलियल का दूसरा काम क्या हो जाता है, किसी भी मटेरियल का क्या करवाना, एक्सचेंज करवाना। और काम से पहले मैं इसकी 2-3 प्रॉपर्टी आपको और बता देता हूं जिससे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पहला तो मैंने लिखवा दिया कि भैया ऐसे टिश्यू जो आउटर कवरिंग बनाएंगे ऑर्गन्स की और बॉडी पार्ट्स की, उनको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अब क्योंकि भैया ये आउटर कवरिंग बना रहे हैं तो इनका मजबूत होना जरूरी है। मजबूत रहेंगे इसका मतलब इनके सेल्स क्या रहेंगे, बहुत पास पास
टाइटली पैक्ड रहेंगे, बिल्कुल सही बात। दूसरा पॉइंट मैं क्या छापूंगा, द सेल्स ऑफ epithelial tissue आर टाइटली पैक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा सेल्स का काम है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, तो सेल्स भैया अपने आप को क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कि कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, वो अपने आप को पास पास अरेंज कर लेंगे, और पास पास अरेंज कर लेंगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा मेरे मित्र, बहुत ही टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात देखो मित्र, अगर सेल्स टाइटली पैक्ड हो गए, समझो बात को, तो क्या उनके बीच में स्पेस रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। मैं कहूंगा कि सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, तो कुछ ने बोला होगा मन में, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। एकदम सही पकड़े हो, कल ही मैंने पढ़ाया, मतलब पिछली वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है। तो अब देखो ध्यान से, अगर सेल टाइटली पैक्ड है मित्र, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब होगा ही नहीं, या तो बहुत ही कम होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा द सेल्स of epithelial tissue have no intercellular space। पहला पॉइंट तो ये बन गया, इसी का मतलब पहला मतलब ये बन गया कि भैया कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता, तो कहेंगे भैया सेल्स हमारे टाइटली पैक्ड होते हैं मित्र। क्लियर है बात। और इसी को मैं क्या कह दूंगा, नो है या तो बहुत ही कम है, और वेरी लेस, मतलब नो के बराबर, नेग्लिजिबल। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है बात, एकदम सही। 3 पॉइंट आपको क्लियर है, बस 3 पॉइंट याद है, काम हो जाएगा। थोड़ा सा इसके फंक्शन याद कर लेंगे। मैं कहूँ अगर फंक्शन की बात करूं भैया, एपिथेलियल टिश्यू के कोई फंक्शन भी होते हैं क्या, बिल्कुल होंगे भैया। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम देखो क्या होता है, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, तो प्रोटेक्शन करेगा अंदर के ऑर्गन की। दूसरा काम मटेरियल की एक्सचेंज करवाएगा, खासकर गैसेस का एक्सचेंज करवाएगा, और भी कई जो इसेंशियल मटेरियल होंगे जो अंदर जरूरत होगी जिनकी, उनको अंदर बाहर जाने देगा। तीसरा मेरे भाई, तीसरा क्या करवाएगा, अब क्योंकि सेल टाइटली पैक्ड है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सोचना कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो पैक्ड है और हर ऑर्गन के ऊपर उपस्थित है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ ऑर्गन और भी काम करते हैं, तो उनमें ये रहकर उनके साथ भी वही काम कर देता है। जैसे इंटेस्टाइन में रहता है तो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, और किसी ग्लैंड में रहता है तो सिक्रीशन कर लेता है, जैसे स्टमक में रहता है तो सिक्रीशन कर लेता है। और कहीं कहीं पर जैसे म्यूकस वगैरह में, हमारी जो नाक है यहाँ नोजल कैविटी है, नजल कैविटी, इसके अंदर भी जो टिश्यू होते हैं ऊपर कवरिंग में, उसको भी एपिथेलियल बोलते हैं। वो यहाँ पे देखो डस्ट को छानने का काम करते हैं। मतलब अलग अलग जगह ये होंगे तो अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारे आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई चांस नहीं छोड़ने का अपने साथ। देखो पहला काम इसका हो गया, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर है बात, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव लेयर क्या अगर मैंने बोल दिया तो आपको तुरंत समझ जाना भैया सबसे बाहर है तो प्रोटेक्ट तो करेगी करेगी। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। दूसरा काम क्या करवाती है, मटेरियल्स का एक्सचेंज करवाती है। एंड कह सकते हैं डिफ्यूजन करवाती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है मित्र मेरे, स्पेशली गैस का एक्सचेंज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। बोले तो O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अगला देखो, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट और हो सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, मैं कहूंगा भैया एब्जॉर्प्शन। अभी मैं समझाऊंगा, एक एक का खोपड़ा छीलूंगा ना तो आपको पता चलेगा एब्जॉर्प्शन क्यों लिखवा रहा हूं मैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया मित्र मेरे। सिक्रीशन के अलावा मेरे भाई हो गया, और क्या लिख सकते हैं मित्र मेरे, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, और ऑल्सो फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग। अभी बताऊंगा मैं डेलिकेट लाइनिंग क्या होती है मित्र, आपको मैं समझाऊंगा। मेन इसमें आपको याद रखना है, ये एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, सिक्रीशन भी कर सकता है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकता है।
तो अगर मैं कहूँ इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो पहला पॉइंट है, एक तो दूसरा पॉइंट है, और ये जो मैंने आपको 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, इसको छापेंगे और याद कर लेंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, क्योंकि अब इनकी और खोपड़ी छीलने वाले हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं मेरे भाई, 4 टाइप्स होते हैं, चारों को बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, बहुत आसानी से याद कर दूंगा। उसके पहले क्या करेंगे, इसको छाप लेंगे। माफ करेंगे, मार्कर मेरा गिर गया है, उठाना पड़ेगा। इसको छापो, जल्दी छापो, जल्दी। तो बेसिक से पॉइंट आपको समझ में आ गया एपिथेलियल टिश्यू के, जहां पे मैंने इसको बताया कि इसके जो सेल्स होते हैं उनकी क्या कहानी होती है और इसका काम जो है वो उसकी क्या कहानी होती है। तो बेसिक से पॉइंट है, उसको आप पढ़ लेंगे। अब इसकी बात करेंगे अंदर वाली जो मेन है। एपिथेलियल टिश्यू के भी मेरे भाई होते हैं 4 टाइप्स, और ये जो 4 टाइप्स बने हैं वो अलग अलग लोकेशन पर रहने की वजह से ही बने हैं। तो मैं कहूंगा सीधे बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देयर आर mainly 4 types of epithelial tissue। तो भैया एपिथेलियल जो टिश्यू है, बाहर आउटर कवरिंग बना रहा है, वो 4 तरीके का हो सकता है। और आपसे कोई पूछेगा ये 4 टाइप्स बनाए कैसे हैं, तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उनका नाम दे दिया जाता है। लेकिन सारे के सारे हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू ही है मित्र मेरे। तो मैं कहूंगा पहला टाइप क्या हो जाएगा, देखो सारे टाइप को लिखवा कर आपको याद भी करवा दूंगा। पहला टाइप जो मेरे भाई है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मैं इसमें ईटी जोड़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा, मजा नहीं आएगा। फिर मजा आना चाहिए ना लिखने में, आपको मेहनत कम लगनी चाहिए, याद ज्यादा होना चाहिए मित्र। तो मैंने कहा पहला देखो, पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब आप समझेंगे, देखो स्क्वेमस का मतलब पहले समझ लो। स्क्वेमस का मतलब होता है मेरे भाई लेयर। क्या होता है मित्र, लेयर। अब क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो लेयर तो बनाएगा ही बनाएगा, फिक्स बात है। तो स्क्वेमस का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे, लेयर ही समझेंगे। और सिंपल है इसका मतलब क्या है, बिल्कुल प्लेन है, सिंगल है, थिन है, बस यही आपको ध्यान रखना है। सिंपल का मतलब होता है मित्र मेरे सिंगल लेयर, और अगर लेयर सिंगल है तो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम को तोड़कर ही उसको खोपड़ी में छेद कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भैया ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो क्या बनाएंगे, फॉर्म्स सिंगल लेयर, ठीक है, बिलिंग फ्लैट एंड थिन लेयर। बस ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिंपल जो स्क्वेमस होता है, क्योंकि सिंपल है तो सिंगल लेयर बनाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेयर सिंगल है तो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी कि नहीं। अगर एक ही लेयर है यार, अगर एक ही लेयर है मेरे भाई सेल्स की, तो वो क्या होने वाली है, पतली होने वाली है। तो वहां पर ये थिन है और फ्लैट है, मतलब एकदम चिकना है, स्मूथ है। यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है मित्र मेरे, लोकेशन इसकी क्या होती है, लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड लंग्स जो होता है भैया, उसकी जो लेयर होती है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो वो बनी होती है किससे मेरे मित्र, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। और ईसोफेगस जो अपना है उसके अंदर की लाइनिंग भी बहुत डेलिकेट होती है। तो जो जो सॉफ्ट लाइनिंग है जहां जहां पर ऑर्गन्स में, वो सारी की सारी लाइनिंग बनाता है मेरे मित्र कौन, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। याद हो गया, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर तो क्या है, थिन है, फ्लैट है और बिल्कुल ही सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप देखो, दूसरा है मेरे भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ईटी अपनी कहानी वही होने वाली है। पहला टाइप तुमने समझ लिया भैया कि सिंपल का मतलब गुरुजी ने बता दिया सिंगल है, और स्क्वेमस का मतलब लेयर है। तो सिंगल लेयर वाले जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखेंगे मेरे मित्र, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के। अब यहाँ पे नाम में मतलब समझो, देखो स्ट्रेटिफाइड वर्ड जहां मिल जाए इसका मतलब होता है मेरे भाई मैनी। क्या मतलब होगा, मैनी होगा। अब मैनी किसके लिए बोल रहा है, आगे देखो क्या लगा, स्क्वेमस लगा। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, लेयर होता है। यहाँ पर आपको स्क्वेमस का मतलब क्या समझना है, लेयर समझना है। तो भैया ऐसे टिश्यू जो मल्टी लेयर में प्रेजेंट होंगे, यही वाले स्क्वेमस वाले ही जो मल्टी लेयर बनाएंगे, वो मेरे भाई होते हैं स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो तो मैं ये कहूंगा, अगर इसके कंपैरिजन में जाऊं मैं, तो मैं कहूंगा इसमें भाई मैनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब आप देखो मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट। अब मुझे ये बताओ इसके मुकाबले थोड़ा सा हार्ड रहेगा कि सॉफ्ट रहेगा? कहेंगे गुरुजी थोड़ा सा हार्ड रहेगा। मैं कहूंगा हार्ड लिखूं, हार्ड सही रहेगा वर्ड, या मैं कह दूं कि नॉट डेलिकेट, मतलब इसकी जो लाइनिंग होती है वो डेलिकेट नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती, ये कह दो। मैं हार्ड कहूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एनिमल टिश्यू में हार्ड वर्ड का यूज हम लोग नहीं करने वाले। अब यहाँ पे आप समझो, कभी स्किन चबाई है? सबने चबाई होगी, ऐसे चबाते हो ना, जब चबाते हो तो एक लेयर और निकलती है, फिर चबाते हो एक लेयर और निकलती है। या फिर जो जिम करते हैं, यहाँ पे जब वो पड़ जाता है, क्या कहते हैं, निशान पड़ जाता है ना, तो वो लेयर निकलती रहती है ना। तो भैया स्किन में आप यहाँ पे समझ गए एग्जांपल के माध्यम से कि एक से ज्यादा लेयर होती है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं स्किन। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है मित्र मेरे स्किन। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कहाँ पर पाए जाएंगे? स्किन पर। बहुत सरल और स्वाभाविक जवाब। स्किन की जो लेयर होती है मल्टी लेयर होती है, तो वो बनी होंगी किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बस 2 ही पॉइंट आपको याद, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जाते हैं भैया मेरे, आ गए तीसरे पे। तीसरे पे देखो है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब मेरे भाई क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में देखो, नाम से ही छापो इसको। अब देखो क्यूबोइडल का मतलब क्या है? क्यूब जैसे सेल्स। नाम में देखो तो इसमें कहेंगे भैया सेल्स आर क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर। मैं कहूंगा सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यूब जैसा होगा, क्यूब जैसा होगा, क्यूब जैसा होगा। तो ये प्रेजेंट कहाँ होंगे मित्र? प्रेजेंट कहाँ होंगे? कहेंगे भैया ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं। कहाँ के? किडनी के ट्यूबुल्स में। कहाँ पे पाए जाएंगे? किडनी के ट्यूबुल्स में पाए जाएंगे। तो मैं कहूंगा इनका लोकेशन क्या हो जाएगा? फाउंड इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होती है, जहां पर ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्ब होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। और किस लिए पाए जाएंगे मेरे भाई? मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। लिख दूं क्या? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर है बात? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट चौथा, मैंने बोला ना 4 टाइप के होते हैं। लास्ट है मेरे भाई कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो कॉलम का मतलब क्या होता है? गांव में सुना ना भैया, कॉलम खड़े कर दो। मिस्त्री बोलते हैं ना जो घर बनाते हैं, कॉलम लगा दो। कॉलम कॉलम मतलब क्या है भैया? बड़े बड़े पिलर लगा दो। तो पिलर जैसे स्ट्रक्चर के सेल जो होंगे वो कहाँ होंगे? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कौन से नाम से जाना जाएगा? कॉलमनर से। तो सिंपल सा पॉइंट, पहला पॉइंट मेरा बन जाएगा नाम के हिसाब से कि भैया सेल्स आर पिलर लाइक। सेल्स आर पिलर। देखो पिलर की स्पेलिंग सही है? नहीं सही है, ए रहेगा मित्र मेरे, पिलर। ठीक है, हाँ, सेल्स आर पिलर लाइक इन। अगर गलत रहेगी तो माफ करेंगे, सही कर लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे पिलर में, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और अगर स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार, अगर गलत होगी तो सही कर लेंगे। ठीक है, माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेल्स आर कैसे हैं भैया? पिलर लाइक। कहाँ से पता चला? कॉलम। देखो कॉलम वर्ड आपको बता रहा है इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसा है मेरे मित्र, पिलर लाइक होने वाला है। तो ऐसे सेल्स जो पिलर लाइक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, वो जो टाइप का एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे वो मेरा कौन सा होगा? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये कहाँ पाए जाएंगे भैया? ये पाए जाते हैं इन द लाइनिंग ऑफ मेरे भाई स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ पर पाए जाएंगे भैया? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और काहे लिए? और वहां पर अगर क्या काम करेंगे भैया? देखो स्टमक में सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो सिक्रेशन का काम कर लेंगे। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम कर लेंगे। तो मैं कहूंगा आगे से इनका काम क्या होता है भैया? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो कहानी मैंने, देखो आप जब बुक में पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कहानी दी, लेकिन आपको सिर्फ याद इतना रखना है बहुत छोटी भाषा में कि सिंपल स्क्वेमस ऐसे होते हैं जो सिंगल लेयर बनाएंगे, उनकी लाइनिंग बहुत सॉफ्ट होगी, तो इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड लंग्स में पाए जाएंगे मित्र मेरे।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो होंगे वो मल्टीलेयर बनाएंगे, इसका मतलब स्किन में पाए जाएंगे मेरे भाई। क्यूबोइडल का मतलब है क्यूब लाइक सेल्स होंगे, और क्यूब लाइक सेल्स है तो किडनी की ट्यूब्यूल्स में पाए जाएंगे जहां पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कॉलमनर का मतलब है सेल्स आर पिलर लाइक, जो कि कहां प्रेजेंट है, स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, जहां पर ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं मित्र। बोलो मजा आ गया, शानदार। इतना ही आपको याद रखना, इसको क्या करिए, जैसे का तैसा छाप दीजिए मित्र आराम से। तो भैया एपिथेलियल की खोपड़ी खोल दी, एक एक पॉइंट समझ में आ गया। देखो मैं आपको वही दे रहा हूँ मलाई निकाल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो पढ़ने का तो आप 100 किताबें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए आसान है यार, सरल है, जितनी जरूरत है उतना ही दे दूं मैं तो कैसा रहेगा कि गुरुजी बस यही चाहिए, मजा आ गया, शानदार, खतरनाक। ठीक है, आप खोपड़ी खोलेंगे अपने सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू की, जो एनिमल टिश्यू है, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। फिर से कह रहा हूँ, नाम से ही आपको याद करवा दूंगा, देखो ध्यान से समझो। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, देखो कनेक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट का मतलब भैया होता है ज्वाइन करना, ज्वाइन करेंगे। कनेक्ट का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे भैया, कनेक्शन बनाएंगे। अब कनेक्शन कहाँ पे बनाएंगे, देखो हमारे अंदर बॉडी के क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, और सारे ऑर्गन कुछ ना कुछ बनाते हैं या फिर कुछ सिक्रेट करते हैं जो दूसरे ऑर्गन को उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो भैया इधर से उधर ले भी तो जाना है। अब गाँव में अगर मुझे कोई सामान पहुंचाना है, मान लो कहीं फैक्ट्री में सामान बन रहा है, उसको अगर मुझे घर घर पहुंचाना है तो उसके लिए रोड भी तो होनी चाहिए जो आपस में सभी गाँव को, सभी शहरों को कनेक्ट करे मेरे भाई। बस सेम काम जो रोड का करता है वो अपनी बॉडी में करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेनली फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्ट, दीज टिश्यूज आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं कहूँ एक लाइन में अगर मैं बताऊं, मैं पहला पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, पहला पॉइंट इस मार्कर से लिखते हैं, the tissue which connect different organs of body for support and transportation, तो मैं कहूंगा द टिश्यू विच कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मुख्य काम रहते हैं इनके कि भैया ट्रांसपोर्टेशन करवाना है या तो सपोर्ट देना है, उसके लिए सारे पार्ट को क्या करना भैया, कनेक्ट करके रखना है। और कनेक्ट कर रहे हैं तो कौन से टिश्यू हो जाएंगे, कहेंगे नाम से ही गुरुजी आपने बता दिया कि भैया कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। जिंदाबाद, शानदार। एक पॉइंट थोड़ा सा इसका और है, याद कर लेते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स होती है, अब कहेंगे गुरुजी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब होता है इसकी जो अंदर की फॉर्मेशन होती है, जो इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कहूँ अगर आपको समझाने के लिए, सेल में ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, जो मतलब सेल को एक तरीके से मैकेनिक भरता है, जो उसको भरता है, आप समझो जो भरता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो भैया किसी भी टिश्यू के अंदर जो पदार्थ पाया जाएगा जिससे वो बना हुआ है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इससे सिंपल भाषा में कोई समझा ही नहीं सकता। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं जिस पदार्थ से, वो पदार्थ थोड़ा सा लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, और दोनों में सेल्स हमारे बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। तो क्या लिखेंगे, बहुत शांति से कहेंगे, द मैट्रिक्स कैन बी, मैट्रिक्स का मतलब होता है जिससे ये बना हुआ है, कह सकते हो जेली लाइक भी सब्सटेंस जो होता है जैसे साइटोप्लाज्म होता है। द मैट्रिक्स कैन बी सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड का मतलब ज्यादा बेहतर लिख लो फ्लूइड, फ्लूइड हो सकता है, इन विच सेल्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है मित्र मेरे धसे हुए, ठीक है, धसे हुए। अब कनेक्टिव टिश्यू के भी कुछ टाइप हैं जिनको आपको पढ़ना है। टाइप है, क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी मैया में दिए गए हैं और एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का काम किसका, आपके भाई का है। परेशान नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे, एक एक चीज को बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं कहूंगा अगर आपके एनसीईआरटी मैया की बात करें तो पहला जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है मुझे, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है मेरे भाई वो है ब्लड। छापो इसको, पेपर में छपने वाला कॉन्सेप्ट है ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 10th क्लास में भी है, इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ब्लड को बेसिक रूप से समझना कि ब्लड एक्चुअली में है क्या और ये काम क्या करता है, ठीक है, और किस चीज से मिलकर ये बना हुआ है।
बहुत आसानी से, बहुत ही तगड़े तरीके से मैं एक एक चीज, एक एक चिट्ठा इसका खोल के रख दूंगा। बस पूरा ध्यान यहाँ पर देना मित्र। देखो मैं कहूंगा ब्लड, आप इमेजिन करो, सिर्फ सबने ब्लड देखा हुआ है, सबने महसूस भी किया। अच्छा कितने कितने लोगों को लगता है, ऐसा मुझे भी लगता था पहले, कि यार अगर कहीं चोट लग जाए हल्का सा, ठीक है, और ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस ब्लड को पी लो और मैंने अपना खून बचा लिया। ऐसा सभी को लगता था बचपन में। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, मुझे भी लगता था भैया। मैं भी ये सोचता था कि अगर चोट लग जाए कहीं पे, तो ब्लड को अगर मैं सक कर लूं तो अंदर जाके फिर से मेरे नसों में, बोले तो वेन्स में, आर्टरीज में बहने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। अगर सक करेंगे तो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा और सुबह पीला पदार्थ बन के बाहर हो जाएगा। मित्र है, मजा आ गया। ठीक है, तो देखो भाई ब्लड अब हम समझते हैं एक एक पॉइंट। तो मैं कहूंगा ब्लड सबसे पहले तो टाइप किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, द ब्लड इज अ फ्लूइड, या तो सीधे कहूंगा, देखो ब्लड का कलर क्या होता है यहीं पे छाप दो, द ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इससे आसान पॉइंट कोई ब्लड का लिखवा देना तो मान जाऊंगा मैं। एक एक शब्द को समझो। मैंने कहा जो ब्लड होता है मेरे भाई रेड कलर का होता है सबसे पहले। तो सहमत है बात, इस बात से सहमत है आप? कहेंगे बिल्कुल, हमने देख रखा है गुरुजी कि ब्लड तो भैया रेड ही होता है, खासकर हमारा एनिमल्स का। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होते हैं, वहां पे नहीं जाते वरना फिर टॉपिक से भटक जाएंगे, जिनका ब्लड नीला भी हो सकता है और सिल्वर भी हो सकता है। यूनिकॉर्न के बारे में आपने सुना हो तो उसको छोड़ दो जी, वो टॉपिक से हमारे बाहर है। अभी हम लोग अपने आप को इमेजिन करके चलेंगे, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसा है, रेड कलर का है। और फ्लूइड का मतलब क्या है, अब देखो लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं, तो फ्लूइड का मतलब यहाँ पे आप क्या समझ के चलेंगे, कहेंगे गुरुजी लिक्विड फॉर्म समझ के चलेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है भाई? शानदार है, खतरनाक है, जबरदस्त है। तो मैंने कहा ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि ऑल्सो है मेरे भाई क्या, कनेक्टिव टिश्यू। अभी तो मैंने बताया ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा, तो मेरे भाई कनेक्टिव टिश्यू ही होगा ना। तो आप ब्लड देखो हर जगह होता है, यहाँ भी कट मरेगा यहाँ भी ब्लड निकल आएगा, यहाँ भी चोट लगेगी यहाँ, मतलब बॉडी के हर हिस्से में फैला हुआ है, सभी ऑर्गन्स को जोड़ के रखा है इसने। इसीलिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसका रेड कलर ही है और ये भी फ्लूइड के फॉर्म में होता है। क्लियर है बात? बहुत सही, शानदार, खतरनाक। अब मैं कहूं अगर ब्लड की कंपोजिशन की बात करूं, तो ब्लड जो होता है मेरे भाई मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो लिक्विड पोर्शन होता है, दूसरा इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। बहुत आसान भाषा में कह रहा हूं, इससे बढ़िया अगर ब्लड कोई समझा दे तो फिर बता देना मुझे। मैंने कहा कंपोजिशन का मतलब है जिससे मिलकर बना हुआ है। तो मैं कहूंगा दो चीजें इसमें है, एक तो लिक्विड पोर्शन है, पहला वाला लिक्विड वाला हिस्सा है। जो लिक्विड पोर्शन होता है मेरे भाई उसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लड के जितने भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, जितने भी भ्रम है, सबको दूर कर दूंगा एकदम आसान भाषा में। मैंने कहा ब्लड की जब बात करूंगा तो सबसे पहले कहूंगा रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। क्लियर है बात? दूसरा मैंने कहा ब्लड जो है बना होता है दो हिस्सों से, दो पार्ट से। पहला तो पोर्शन जो है वो लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड। येलोइश लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो ब्लड का एक बहुत ही ज्यादा वाला पार्ट होता है। ज्यादातर हिस्सा ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड वाला पोर्शन ब्लड में ज्यादा होता है। सिंपल सी भाषा में ब्लड में पहला पोर्शन जो है वो लिक्विड पोर्शन है जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, प्लाज्मा के नाम से जानेंगे। और प्लाज्मा जो है वो भैया क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में अगर मैं बात करूं और भी कुछ होता है, रुक जाओ अभी यहाँ पे थाम कर रखो, सिर्फ इतना रखो कि ब्लड में लिक्विड वाला पोर्शन को प्लाज्मा बोलेंगे, जो कैसा होता है, येलोइश होता है। बस येलो कलर जानते हो ना। एक ही बात ध्यान आती है, सुबह सुबह छोड़ दो, बात ज्यादा बढ़ जाएगी, बात लड़ाई हो जाएगी भी। ठीक है, देखो अब दूसरा पोर्शन जो है भैया वो सेल्स होते हैं कुछ। तो मैंने कहा ब्लड जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक तो भैया मेरे लिक्विड वाले पोर्शन से जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, दूसरा इसमें सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, और सबके नाम और काम बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, जब मैं सेल्स की बात करूंगा तो ब्लड में मेनली 3 सेल्स पाए जाते हैं। और आरसीबी के फैन यहाँ पे जय बोल देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं ही हूँ ठीक है, बुरा नहीं मानेगा यार, सबकी अपनी अपनी टीम होती है, मेरी चॉइस कोहली भैया अपने हैं। ठीक है, तो सेल्स जो है मेरे भाई 3 तरीके होंगे। पहला जो होगा मेरे भाई वो होगा आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। पहला सवाल आपसे यह है कि इसका कलर भैया रेड क्यों होता है। 7th क्लास से पढ़ते हैं कि ब्लड का कलर रेड है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई हीमोग्लोबिन होता कहाँ एक्चुअली में, वो होता है आरबीसी के पास। तो आरबीसी में रेड कलर जो होता है वो एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, रेड पिगमेंट होता है आरबीसी में, जिसको हम लोग मित्र बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्लियर है। और हीमोग्लोबिन मेनली प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और हीमोग्लोबिन की ही वजह से, क्योंकि ये रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है मेरे भाई, और इसी रेड पिगमेंट की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। देखो रेड होता है, रेड होता है। और इसीलिए ब्लड का कलर भी क्या होता है, कहाँ लिख दूं मैं, ये रेड होता है। ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है। क्लियर है बात, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त, बिल्कुल ही बढ़िया। इसका काम क्या होगा, जब आपसे फंक्शन पूछेगा तो आरबीसी का मेन काम होता है मेरे भाई, फंक्शन इसका जो होता है वो आपको ध्यान रखना है। इसका फंक्शन जो होता है मेरे भाई वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनली ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और ये जो ऑक्सीजन है मेरे भाई, और एक जानकारी अगर दूं मैं, ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अलग से लिखवा दूं एक एक्स्ट्रा पॉइंट, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन जब ट्रेवल करता है तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और इसके साथ जब कंबाइन होता है तो एक खास कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लो, एक्स्ट्रा चीजें भी दे दे रहा हूं मैं, सब कुछ दे दूंगा यार, जो आपको जानना चाहिए सब बता दूंगा। मैंने कहा भैया ब्लड में जब ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, क्या बात है, स्ट्रीम करेगा, बहेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो मेरे भाई वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके बहेगा, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद एक खास कंपाउंड बनाता जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, नीट में भी पूछा गया 2-3 बार, कि नेम द कंपाउंड इन विच द ब्लड ट्रेवल्स। सेंटेंस बनाने, फिर से बनाते हैं। तो नीट में क्वेश्चन यह आया कि इन विच फॉर्म द ऑक्सीजन ट्रेवल्स इन द ब्लड। अब बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे भैया जिस फॉर्म में ब्लड में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन टुगेदर, and the compound that is formed is called oxyhemoglobin, or this function या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय मेनली आरबीसी। अब कुछ लोगों को याद कर रहता है आरसीबी, वो नहीं भैया याद करना है, आपको याद करना है आरबीसी। क्लियर है, जब शानदार। दूसरे जो सेल्स हैं अपने, दूसरे नंबर के 3 सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी का भैया फुल फॉर्म होता है भाई व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखो नाम तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन एक्चुअली इनका कलर कैसा होता है बताऊं मैं, कलरलेस होता है, कलरलेस सेल्स। तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, लेकिन इनका काम जानोगे ना आप कहोगे यार बताओ मेरे लिए कोई इतना मर रहा है दिन रात, और हम लोग कहते हैं जीवन में हम लोग अकेले हैं यार, कुछ नहीं है भैया, मेरे साथ कोई है ही नहीं। अरे भैया इनके बारे में सोचो, 24 घंटे आपके साथ लगे हैं, आपके लिए मर रहे हैं, हर एक काम को कर रहे हैं। तो भैया डब्ल्यूबीसी का काम होता है, देखो आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से बीमारी फैलाने वाला अगर ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजन बोलते हैं, जर्म बोलते हैं, वो एंट्री मारता है, उनसे निपटने के लिए पहले ही बंदूक ताने अपने खड़े होते हैं डब्ल्यूबीसी, इसे इनको आर्मी ऑफ ब्लड बोलते हैं। हम कहेंगे दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, कोई बात नहीं, हम कहेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स का मतलब छोटे छोटे हमारे जीव जिनको हम आंखों से सिंपली नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसीलिए माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और ये पैथोजन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोब्स बोलते हैं। और कैसे माइक्रोब्स, जो बीमारी फैलाते हैं, इसलिए इनको हम लोग पैथोजन के नाम से भी जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है मेरे भाई, लड़ना। किससे लड़ेगा ये, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा बाहर से। अब देखो, अब कहोगे यार कि मैं अकेला हूं, मेरे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा, भैया डब्ल्यूबीसी को देख लो, बेचारा दिन रात तैनात रहता है कि कोई भी अगर पैथोजन अटैक करेगा पहले उसको निपाट दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट मेरे भाई, लास्ट थर्ड वाला है प्लेटलेट्स। देखो ध्यान से, इनका काम आपको ध्यान रखना, बस काम मेरे भाई इनका होता है, जब भी हमें हल्की फुल्की चोट लगती है, हल्की फुल्की चोट, इंजरी, खेलते समय, साइकिल चलाते समय, अच्छा गांव में कहते हैं भैया
कि जब तक साइकिल से आप गिरो ना, चोट ना लगे, आपको साइकिल भैया चलानी नहीं आएगी। इसी चक्कर में मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं कि भैया कहेंगे गिरने से अच्छा है पहले मार के भैया खून लगा लेंगे। बताओ, ऐसे भी लोग हैं, बताओ। मेरी तो हिम्मत ना पड़े भाई। तो प्लेटलेट्स का काम होता है, जब भी आपको हल्की फुल्की चोट लगती है ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जहां पर घाव होता है अपने आप ही वहां पर थोड़ा सा कुछ कंपाउंड जम जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं होने पाता है। वही काम करवाता है मेरे भाई प्लेटलेट्स। प्लेट का मतलब क्या है? प्लेट रख देगा। याद करने के लिए ट्रिक बना लो, प्लेट रख देगा। प्लेट रख देगा तो भैया वहां जाम लग जाएगा। तो मैं कहूंगा इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का जमना। ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा मित्र, और कब करवाएगा? ड्यूरिंग स्मॉल इंजरीज। ब्लड का चिट्ठा हमने खोल के रख दिया। और अगर काम आ जाए ब्लड का, तो ब्लड के अंदर ये सारे हैं सेल्स, सबके काम आप लिख सकते हो ब्लड में। सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया उधर से ऑक्सीजन जाएगा तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आएगा, उसको भी लेकर ब्लड ही आता है। दूसरा भैया मेरे, ब्लड और क्या करेगा? फाइट करता है पैथोजन से। तीसरा, ब्लड क्लॉटिंग भी करवाएगा। इसके अलावा भी ब्लड कुछ काम करता है, यहाँ पे लिख दूं मैं अलग से काम। कुछ और फंक्शन जो सेल्स के द्वारा नहीं किया जाता वो ब्लड ही करता है। और मेनली इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? हॉर्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम, जो हमारे लिए अलग अलग एक्टिविटीज में बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद हो गए हमारे एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडीज, ठीक है, एटसेट्रा। तो इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम मेरे भाई कौन करता है? ब्लड ही करता है। और न्यूट्रिएंट्स, इसे मैं लिख लो, कहाँ लिख दूं? चलो ठीक है, छोड़ गया तो इधर लिख देता हूँ, न्यूट्रिएंट्स। आप भी डिब्बे में आ जाओ, आप कहाँ दूर जा रहे हो? न्यूट्रिएंट्स ऐसे से बना लो, कोई दिक्कत? तो ये ब्लड का पूरा चिट्ठा मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। बस इतना पढ़ लो ब्लड के बारे में, 9th क्लास के लेवल पे, एग्जाम के लेवल पे आपके लिए बहुत है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, जो जरूरत है आपको वही ग्रहण करो तो मजा आ जाएगा। ब्लड को छापो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टाइप कनेक्टिव टिश्यू का। छापो। तो पहला कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने पढ़ाया आपको, जो आपने बढ़िया से समझा होगा, उसको मैंने क्या बोला? ब्लड बोला। ब्लड के बारे में एक एक चिट्ठा खोल दिया, खोपड़ी में छेद कर दिया। जो जानकारी आपके लिए जरूरी थी सारी की सारी जानकारी मैंने आपको छपवा दी, और कुछ अलग से भी जानकारी दे दी। क्लियर है बात? और अगला कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, जिस वजह देखो हाथ मूव कर रहा हूं मैं, गर्दन मूव कर रहा हूँ, डांस कर पाते हैं, चल पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई बोन। अब बोन को ब्लड से कंपेयर करके चलो तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखो, ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में है, बोन किस में होता है? कहेंगे सॉलिड फॉर्म में। तो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉलिड। वहां पर कैसा था? फ्लूइड था। यहाँ पर क्या है? सॉलिड। तो पहला पॉइंट लिखो बोन के बारे में। बोन के बारे में पहला पॉइंट छापोगे, द मैट्रिक्स इज सॉलिड। क्लियर है? मैट्रिक्स क्या है? सॉलिड होता है। और ये किससे बना होता है? कहेंगे भैया कैल्शियम से बना होता है। क्योंकि किसी की भी हड्डियों में दिक्कत होती है तो आप देखेंगे दवा तो जो दी जाती है वो कैल्शियम की गोली दी जाती है। इसका मतलब बोन में कहीं ना कहीं क्या है? कैल्शियम है। तो भैया मैं कहूंगा मैट्रिक जो है सॉलिड है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। क्लियर है? तो बोन जो है भैया वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसका जो मैट्रिक्स है वो किससे किससे मिलके बना है? तो कैल्शियम से मिलके बना है, और कैल्शियम के साथ साथ किससे बना है? फॉस्फोरस के कंपाउंड से मिलके बना है। क्लियर है बात? शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। क्लियर है? अब देखो बोन करता क्या एक्चुअली में। देखो बोन क्या करेगा? शरीर में हर जगह फैला हुआ है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर सोचो, बस इसको समझने के लिए ये समझो कि अगर मैं आपके शरीर से सारी बोन्स निकाल दूं तो आप कैसे कैसे रहेंगे? इमेजिन करो, नीचे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मरियल से सिकुड़े मुकड़े पड़े होंगे। ऐसा लग रहा है किसी स्किन को मैंने केवल छोड़ दिया है। तो जैसे रजाई को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, तो नीचे जाके बिछ जाती है, बैठ जाती है, बड़े मतलब स्ट्रेंज शेप में आ जाती है। वैसे ही अगर आपके शरीर से मैं बोन निकाल दूं तो आपका बॉडी भी क्या होगा? वैसे ही शेप में आ जाएगा। इसका मतलब इसका काम क्या होता है?
बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट भी कर पाते हैं। देखो बोन होगा हाथ में तभी मैं हाथ को मूव कर पा रहा हूँ। अब जहां जहां बोन नहीं है स्टमक में, स्टमक को आप मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हार्ट को आप मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बोन क्या करता है? एक तो फ्रेमवर्क देता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। देखो ध्यान से, तो मैं कहूंगा भैया बोन प्रोवाइड framework and support to body organs और पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स को एक तरीके से सपोर्ट और फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? बोन का होता है। किसका काम होता है? बोन का। एकदम क्लियर है, बात शानदार है, खतरनाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब एक दो जानकारी और, कुछ बोन ऐसी भी होती है, अब देखो बोन जो है मसल से भी जुड़ी होती है और हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती है, तो इसके अंदर भी कुछ और कनेक्टिव टिश्यू आती है जो इन्हीं की तरीके से काम करते हैं। उनका नाम स्पेशली लिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं पेपर में छप ना जाए तो नाम बदल देना, क्योंकि इनके क्वेश्चन पेपर में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हो गए। तो बोन का काम समझ में आया? अच्छा बोन क्या करेगा? क्योंकि फ्रेमवर्क दे रहा है तो बोन ऑल्सो हेल्प्स इन, बोन ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट करवा रहा है ना, जहां जहां जुड़ा वहां पे मूव कर पा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है? बोन के कारण। क्लियर है बात? शानदार है। इतने पॉइंट बोन के बारे में आपको आने चाहिए। इसके अलावा बोन के ही कुछ और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगला मैं कहूंगा टेंडन, बस इनका काम आपको याद रखना है। टेंडन ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को जोड़ेंगे मेरे भाई, किससे? मसल से। क्लियर है? तो मसल जो हमारी बोन से जुड़ी होती है वो कौन जोड़ता है? टेंडन। कनेक्ट कर रहे हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहे हैं। तो टेंडन का काम होता है भैया ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे आप, क्योंकि काम इनके थोड़ा सा अटपटे हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया अभी, लेकिन एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा अभी। तो मैं कहूंगा भैया जो टेंडन है वो क्या करेगा? बोन से मसल को जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? बोन से मसल को जोड़ेगा। याद रख लेंगे, एकदम सही बात है। इसके अलावा एक और इसी की तरीके से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। इसमें केवल फंक्शन याद रखना बस, और कुछ नहीं, कि लिगामेंट क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं याद रखनी, बस ये क्या करता है। तो जिस तरीके से टेंडन हमारा बोन से मसल को जोड़ता है, उसी प्रकार से लिगामेंट दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। तो मैं कहूंगा कि इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो आपके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वही मैं पढ़ाऊंगा और उसी को पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, आप छाप देंगे, कहेंगे गुरुजी शानदार, भैया जी शानदार। क्लियर है? टेंडन पढ़ाया मैंने, लिगामेंट पढ़ाया, तो दोनों ही एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा एरियोलर टिश्यू, अब देखो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जब स्किन कभी कभी चोट लग जाती है तो पानी जैसा निकलता ना, बहुत मतलब चिपचिपा हो जाता है, तो वो जो चिपचिपा होता है वो एरियोलर टिश्यू होता है, जो स्किन और मसल को जोड़ने का गम, जैसे गम को चिपका दो ना, एक जैसे पेपर को मैंने चिपका दिया किसी और पेपर पे गम लगा के, तो गम जो है उनके बीच में, वो क्या है मेरे भाई? एरियोलर टिश्यू है जो स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा इसका पहला पॉइंट क्या है? प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। कहाँ प्रेजेंट है? स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। और इसीलिए जब भी हमें हल्की फुल्की चोट लगती है या रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है तो ये वहां पे उपस्थित है, कहेगा मैं रिपेयरमेंट करवा दूंगा। तो इसका काम आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहेगा मैं करवा दूंगा रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज। क्लियर है बात? तो डैमेज जो भी टिश्यू होते हैं उनका रिपेयरमेंट करवाने के लिए कौन भैया बैठा है मेरे भाई? कहेंगे एरियोलर टिश्यू बैठा है। अगला टाइप सबको लपेट देंगे, इंपॉर्टेंट, मैं मलाई दे रहा हूं आपको, मलाई यार, समझो बात को। तो यहां पर मैं कहूंगा भैया अगला मेरा है एडिपोज टिश्यू। कोई दोस्त आपका मोटा है?
हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त होता है जो बहुत खाने पीने से बहुत प्रेम होता है। जितना भी चौड़ा हो जाए उसको खूब चिढ़ाओ, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता। भाई तुम कुछ बोलते रहो, मेरा काम खाना है, मैं खाऊंगा। तो भैया खाते खाते उसका शेप और साइज कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो जो उसका मोटापा है, मोटापे का कारण होता है कि कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, और वही काम करता है अपना एडिपोज भैया। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, इसका काम होता है इट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। फैट स्टोरिंग टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। मैं कहूंगा अगर इन सभी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, ये करता है फैट को स्टोर। और फैट को स्टोर करेगा तो इंसुलेटर के तरीके से एक्ट करता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे ना तो हीट ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो एडिपोज जो मोटे लोग होते हैं उनको ना तो बाहर की गर्मी अंदर जाती है, ना तो बाहर की टेम्परेचर कोई भी कोल्डनेस अंदर जाती है। तो उनका जो फैट होता है उनको एक तरीके से बढ़िया मतलब सुरक्षित करके भी रखता है यार। फायदा भी है भैया मोटे होने का, देख लो यहाँ पर। तो मैं कहूँगा क्या बोलूँगा, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्लियर है कौन, एडिपोज टिश्यू। कभी कभी पूछ लेगा एक नंबर में एमसीक्यू में कि विच टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड आल्सो स्टोर्स फैट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिंदाबाद एडिपोज टिश्यू। बस लास्ट मेरे भाई, लास्ट यहां पर लिख दो, दिखेगा कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज क्या होता है भाई, कार्टिलेज बोन की ही एक मतलब समझ लो उसी के तरीके के टिश्यू होती हैं जो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। कान देखो, कान, अब दो चीजें टच करो, हाथ की ये टच करो बोन, और कान की टच करो, दोनों में अंतर है, दोनों टाइट है। लेकिन भैया इसमें क्या है, ये थोड़ा सा बोन से सॉफ्ट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक तरीके से सॉफ्ट बोन है, सॉफ्ट बोन। और सॉफ्ट बोन है तो कैसा, फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यू मतलब है इसको मोड़ सकते हैं आप आसानी से। तो ऐसे देखो, कान कान की जो हड्डी है उसको मोड़ो, मुड़ जाएगी आसानी से। नाक में देखो भैया, ट्राइकिया में ये प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज जो है भैया सॉफ्ट बोन है, जो फ्लेक्सिबल बोन है, जो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, मैं कहूंगा ईयर में और नोज में, उसके बाद ट्राइकिया में। ट्राइकिया क्या होती है, जहां से आप सांस लेते हैं, और ये सांस जहां से पास होती है ना एयर गले में, उसको हम लोग ट्राइकिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ पर पाई जाती है कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचा है, अच्छा ये अगर सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो बोन क्या हो जाएगी, नॉन फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लो कि बोन इज नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये कहानी आपकी है भैया किसकी, कनेक्टिव टिश्यू में जितने टाइप आ रहे हैं, जिसमें से ब्लड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे, बाकी जो आपका है वो सेम है। अच्छा बोन में एक और अधिक जानकारी दे देता हूं मैं आपको, अभी यहाँ पर नोट बना के छाप दो, नोट बना के छाप दो, छाप दो, छाप दो। मैं कहूंगा बोन के अंदर पाया जाता है बीच में बोन मैरो। क्रिस 3 मूवी तो सबने देखी होगी, उसमें भैया काल क्या करता है, जो ऋतिक रोशन होता है, रोहित जिसका नाम होता है, उसका भैया निकाल लेता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है, हड्डियां कब तक काम करेंगी, मतलब जब मूव कर पा रहा हूं मैं हड्डियों को, जो मेरा स्ट्रक्चर है वो हड्डियां काम करती हैं बोन मैरो की वजह से। तो हड्डियों को चलाने का सिंपल भाषा में काम होता है बोन मैरो का। अगर बोन मैरो आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो आपकी बोन तो है लेकिन वो काम नहीं करेगी, अपाहिज रहेंगे। देखा ना क्रिस 3 में, जब वो रोहित मेहरा का वो बोन मैरो निकाल लेता है, तो वो बेचारा ऐसे ही बैठा रहता है कुर्सी पे, जैसे वो पहले काल बैठा रहता है, फिर काल भैया एक्टिवेट हो जाता है जैसे बोन मैरो अंदर डालता है। तो बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द बोन्स। मैं कहूंगा बोन मैरो इज प्रेजेंट इन बोन्स। अब नाम से ही समझ लो बोन मैरो, तो बोन्स में आ जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, काम इसका देखो, काम देखो भैया, नाम से नहीं काम से पहचानो। विच इज रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फिर सही कर लो, रिस्पॉन्सिबल। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अच्छा मैं किसी से पूछूं, अगर एक आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है बताओ, आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव करती है, तो मैं कहूंगा इसका लाइफ टाइम जो होता है मेरे भाई 120 डेज का होता है। लाइफ टाइम होता है 120 डेज का। 120 दिनों बाद आरबीसी डेड हो जाती है और नई आरबीसी को आना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन ढोने की क्षमता उसकी
धीरे धीरे खत्म होती रहती है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, काम करने योग्य नहीं रहता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। देखो कितनी सुविधा है यार आपकी बॉडी, मतलब हर चीज को लेकर के एकदम भैया खतरनाक व्यवस्था है। जैसे ही आरबीसी खराब हो जाएगी, 120 दिनों की हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो भैया उनको रिप्लेस करना पड़ता है। और नई आरबीसी कौन बना रहा है? बोन मैरो बना रहा है। क्लियर है बात? शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। तो दिस टॉपिक और दीज थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे तगड़े तरीके से। और अगला टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू। छापो इसको, उसको भी आज लपेट के छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे आज। जल्दी लपेटो। नंबर 3 लपेटे में आ गए अपने मस्कुलर टिश्यू। इसको भी आज क्या करेंगे? लपेट के छोड़ेंगे। देखो भाई आज एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही हुई, माफ करेंगे, तबीयत नहीं ठीक है, और काफी रात हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ आपको 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ केवल इसलिए कि आपका पेपर है। बढ़िया, ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। तो अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया है, इसका मतलब मैं वो करके छोड़ूंगा। एनर्जी कम रहेगी, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा उतने ही जबरदस्त तरीके से, आसान तरीके से। ठीक है, तो भैया आज अगर थोड़ा सा एनर्जी कम लगे तो क्षमा कर देंगे मित्र, पढ़ लेंगे आज। ठीक है, देखो मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं वही हमारी कौन सी है? मस्कुलर टिश्यू है। वही हमारी किस टिश्यू से बनी है? मस्कुलर टिश्यू से बनी है। तो अगर मैं बात करूं कि मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे मसल फाइबर के नाम से। बहुत बढ़िया। तो मैं अगला पॉइंट, अगर पहला पॉइंट लिखूंगा, अगला क्या पहला पॉइंट लिखूंगा, तो मैं कहूंगा द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। छापते रहेंगे। The cell of muscular tissue is called muscle fiber. Muscle fiber. क्लियर है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। एकदम शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। अब देखो मसल्स का काम क्या होता है, अब इमेजिन करो मसल का काम क्या होता है। अब देखो मसल की वजह से एक तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है भैया, पहली बात तो स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा देखो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं ना, मसल्स की वजह से मूवमेंट कर पा रही है, मसल्स हमारी है, इनको मूव कर पा रहे हैं, मूव। तो मूवमेंट भी किससे मिलती है? मसल से मिलती है। तो अब देखो मसल्स के एक्चुअली में होते हैं 3 टाइप। तीनों टाइप को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा। ऐसे पढ़ाऊंगा, देखो ऐसे करके, तो आप कहेंगे यार एकदम अंतर जब समझा दूंगा आपको तो मजा आ जाएगा, मजा 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 मजा। यहाँ बना दिया मैंने 3 हिस्से इसके। तीनों हिस्सों में आपको मैं क्या कर दूंगा? इसको छपवा दूंगा। तो पहला जो मसल का टाइप है, अब देखो इसके टाइप पढ़ने आपको इंपॉर्टेंट है। पहला भैया स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। दूसरा मेरे भैया नॉन स्केलेटल। याद करवा के छोड़ूंगा, तो ध्यान रखना, टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो, एक चीज को नोट करते रहो। जो ना समझ में आएगा, मैं हूं ना भाई, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, पूरा टॉपिक आपके दिमाग में न बिठा दिया तो बोल देना। नॉन स्केलेटल मसल। और तीसरा मेरे मित्र है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। तो मैंने क्या कहा कि मसल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं वो 3 टाइप की होती है, 3 तरीके की मसल्स हो सकती हैं। पहला तो स्केलेटल मसल, दूसरा नॉन स्केलेटल मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। तीनों को घेर में लेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम में आने के लिए। तो स्केलेटल में कहूंगा आप इसका नाम देखो, सिर्फ देखो स्केलेटल वर्ड जहां भी जुड़ा हो उसका मतलब होता है बोन। स्केलेटल सिस्टम सुना है? कहेंगे बिल्कुल सुना है। स्केलेटल का मतलब ही होता है मेरे भाई बोन बोन बोन। तो जहां भी स्केलेटल आ जाए वहां पे समझ लो किससे कनेक्शन है? बोन का। तो ऐसी मसल्स जो बोन से जुड़ी होती हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल्स। नाम ही बता रहा ना, नाम से समझ लो, फोड़ देंगे, खतरनाक, शानदार। तो मैं कहूंगा दीज मसल्स आर कनेक्टेड टू, दिख रहा है ना, कनेक्टेड टू बोन्स। पहली बात, ये मसल्स हमारी बोन से जुड़ी होती है। और मैं कहूं यहां पर देखो नॉन स्केलेटल, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब जो बोन से नहीं जुड़ी है। तो इसी में लिखो ना यार, अंतर में समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं कहूंगा दीज मसल्स आर नॉट कनेक्टेड टू बोन्स, कनेक्टेड टू बोन्स। लो, ये बोन से नहीं जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्केलेटल बोलते हैं। वो बोन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्केलेटल बोल रहे हैं। अब ध्यान से समझना, मैं जो कह रहा हूं वो सोचो खाली। अब आप ऐसी मसल्स को इमेजिन करो जो बोन से जुड़ी हुई है, मतलब
हाथ वाली मसल्स, पैर वाली मसल्स, गर्दन वाली, शोल्डर वाली और रिप्स वाली। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जहां जहां आपके बोन है वहां वहां आप यार उस मसल को आसानी से मूव कर सकते हो। देखो पैर में भी है, पैर मूव करके देखो, गर्दन में है, गर्दन मूव करके देखो, पीठ, पीठ में भी है भैया मसल्स हमारी जो हड्डियां जुड़ी है उसको मूव करो। तो जहां जहां पर जो मसल्स है बोन से जुड़ी है, इसका मतलब जो स्केलेटल मसल्स है उसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। तो हम कहेंगे ये मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है। काहे लिए, कैन बी मूव्ड, कैन बी मूव्ड accordingly, according to our will का मतलब होता है इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोन से जुड़ी है, और बोन से जुड़ी है और उनको अपने आप मूव कर सकते हैं जब चाहे तब, इसीलिए उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो इच्छा के अनुसार जिस मसल्स को मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल। अब ये देखो बोन से नहीं जुड़ी है, अब देखो स्टमक और इंटेस्टाइन, क्या मूव कर सकते हो आप? लंग्स मूव कर सकते हो क्या? नहीं मूव कर सकते। तो भैया ऐसी मसल्स जहां पर बोन नहीं है उनको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको बोल देंगे इनवॉलेंट्री। तो ये जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। काहे लिए कहेंगे, कैनॉट बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू, देख रहे हो इंग्लिश तगड़ी लिखवा रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू आवर, क्लियर है बात? हमारे इच्छा के अनुसार इनको हम लोग मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने मसल्स नहीं लगाया, आप जोड़ लेंगे मसल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, अब जब इन मसल्स को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, इसमें कुछ बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, डार्क और मतलब व्हाइट का। कैसा, देखो यहाँ डायग्राम में, डायग्राम अगर मैं बताऊं इसका तो मैं कहूंगा, देखो यहाँ इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसमें कुछ ऐसा दिखा, ऐसे लाइनिंग दिखी, ऐसे देखो बैंड दिखा, ऐसे कहीं पर कलर, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट। उसमें बहुत सारे भैया मेरे देखे गए न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे सेल्स में। तो इनके लिए मैं लिख सकता हूँ भैया ये बैंड जो होते हैं वाइट फिर डार्क, इसी बैंड को हम लोग बोलते हैं, बैंड को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका नाम हो जाता है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो दीज आर, या तो दीज सो कह लो, स्ट्रिएशन सो आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। इनका एक और नाम हो जाता है कि भैया क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप में डालने से, सॉरी देखने से, इनमें मुझे डार्क और व्हाइट बैंड दिखते हैं, डार्क और शाइनी बैंड दिखते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी को स्ट्रिएशन कहते हैं, और इसीलिए इन मसल्स को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्लियर है? और अगली बात देखो, अगली बात देखो, ये क्या ब्रांच है, क्या फैली हुई है, क्या ब्रांच नहीं है। तो आप सीधी सी बात कर लो, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है मसल्स। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस थे वो एक से ज्यादा थे एक सेल में। क्लियर है बात? बिल्कुल सही। अब इसी को इधर कंपेयर कर लो, अगर ये भैया बैंड दिखा रहा है तो ये मसल्स में कोई भी बैंड नहीं दिख रहा है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। दीज डू नॉट शो स्ट्रिएशन, मतलब डार्क और लाइट बैंड नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इसमें स्ट्रिएशन नहीं दिखता है। सो आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्ट्रिएटेड मसल्स बोलेंगे। और क्योंकि अनस्ट्रिएटेड मसल्स है तो इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो ये हमारी हो जाएंगी यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, इनका एक और नाम होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ये नाम आपको बहुत ध्यान रखना है, स्मूथ मसल्स, सो स्मूथ, वरुण धवन कहता है ना, स्मूथ मसल्स।
मसल्स 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 मसल्स, अरे यार बताओ, हद हो गई। मसल्स, तो इनको स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? नॉन स्केलेटल, हड्डी नहीं है तो भैया स्मूथ है, सॉफ्ट है, आप इतना ध्यान रखो, इसीलिए इनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब देखो ये यार बहुत ही आसान, मतलब इसको मैंने इसीलिए कहा अलग से समझो। देखो कार्डिये वर्ड जहां भी हो, कार्डिये कार्डिये कार्डिये, कार्डिये का मतलब होता है भैया रिलेटेड टू हार्ट, दिल से जुड़ी हुई बात, हृदय से जुड़ी हुई बात को हम लोग बोलते हैं कार्डिये शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी मसल जो स्पेशली कहाँ पाई जाती है? हृदय में, हार्ट में पाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो मैं कहूंगा सीधे these muscles are present only in heart। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये मसल्स केवल कहाँ होती है? हार्ट। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, नेम देम। तो कहेंगे भैया वो मसल्स कौन सी हैं? कार्डियक मसल्स हैं। बोले तो कार्डियक मसल्स हैं। अब देखो ये जो मसल्स होती हैं, बताओ क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं इनको? हार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हार्ट तो अपने हिसाब से चलेगा, मन का राजा है, मन का काम करेगा वो। तो कहेंगे भैया these muscles are इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं चलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है बात? एकदम साफ साफ, एक एक चीज समझते चल रहे हैं बहुत आसान तरीके से। तो मैं कहूंगा ऐसी मसल्स भैया जो हार्ट में होती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, और इन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। शानदार है, जबरदस्त है, खतरनाक। अब देखो जो हार्ट की मसल्स है उसमें स्पेशल मूवमेंट होता है, दुख 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 दुख। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसी को दुख 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 दुख। तो वो आवाज जो आती है वो रिदमिक होती है, तो इसीलिए हम कहेंगे कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स shows rhythmic movement of contraction and relaxation। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। तो कार्डियक मसल जो होंगी उनमें एक रिदमिक मूवमेंट होता है मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नाम पे। तो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिससे वो ब्लड को आसानी से बॉडी में पंप करता रहता है मित्र। बस लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉमिस, लास्ट पॉइंट। अब देखो मुझे ये बताओ कि भैया हार्ट से जुड़ा है कार्डियो शब्द, तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? कहेंगे भैया स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो स्टडी ऑफ इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। बस मैंने कहा कि रिलेशन बनाने के लिए कार्डियो में मैं इसको बता दूं तो आपको बढ़िया से समझ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये बन गया आपका बिल्कुल छापने वाला काम। इससे बढ़िया नोट्स एकदम मलाई निकाल के सिस्टमेटिक वे में आपको मैंने दे दिए। इसको क्या करो, छाप दो भैया, कहीं और जाने न पाए। ये राज की बातें हैं, किसी को बताई नहीं जाती। छापो छापो जल्दी। जी मेरे भाई, मेरे मालिक, मेरे मित्र, मेरे बंधु, हमने कर लिया एनिमल टिश्यू में 3 टिश्यू। भैया ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी को कवरिंग दे रहे हैं, बहुत सही, वो भी हो गया। थोड़ा अंदर बढ़े तो ऐसे टिश्यू मिले जो हमारे कनेक्शन करवा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अंदर गए तो मसल्स भी हैं, मस्कुलर टिश्यू भी है जो हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, बहुत सही बात है। अब इन सभी को कंट्रोल करना भी तो भैया कोई होगा कि ऐसा इनमें सभी में कोऑर्डिनेशन बनाता होगा, कंट्रोल करता होगा कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ऐसे हिलना है, तुम्हें ऐसे हिलना है, तुम्हें ऐसे बोलना है। तो सारी मसल्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मैं कहूं अगर सिंपल सी भाषा में सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि अपनी बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आप कहेंगे भैया ऊपर एक हेड ऑफिस होता है जिसका नाम ब्रेन होता है, ब्रेन ही क्या करेगा? सारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। अब भैया ब्रेन तो ऊपर बैठा हुआ है ना, ब्रेन यहां तक थोड़ी चल के जाएगा पैर में कि बताने कि भैया तुम चलो। तो ब्रेन ने अपने को चेले चपाटे रखे हुए हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, भौकाल बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसकी मदद से वो हर एक पार्ट को सुझाव देगा, निर्देश देगा कि भैया तुम्हें अब ये करना है, आपको अब ये करना है, इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है। तो वो जो चेले चपाटे हैं ब्रेन के,
जो मैसेज को ले जाते हैं पूरी बॉडी में, उन्हीं का नाम है नर्वस टिश्यू। बहुत आसान और सिंपल भाषा में मैं कहूंगा ऐसे टिश्यू, द टिश्यू विच, बहुत सिंपल, ट्रांसमिट सिग्नल। सिग्नल को आप क्या समझ सकते हो, बहुत कठिन वर्ड नहीं है, इसको आप मैसेज भी समझ लो। विच ट्रांसमिट मैसेज या सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, brain to body parts and from body parts to brain। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो भैया ब्रेन का जो चेला चपाटा है जिसकी मदद से ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो टिश्यू जो हमारे होते हैं उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्लियर है बात? एकदम सही बात। अब नर्वस टिश्यू का आपको सेल याद करना है। मैं कह रहा हूं अगर मैंने बता दिया तो पेपर में छपवा ना दिया तो मेरी गारंटी है मेरे भाई। नर्वस टिश्यू में जो सेल होता है, इसका यूनिट जो होता है भैया, कोई भी टिश्यू होगा किससे मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। जैसे मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका नाम मसल फाइबर होता है, इसी तरीके से नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका नाम होगा नर्व सेल। नाम से ही देखो, नर्वस नर्व, नर्वस नर्व। तो भैया मैं अगला पॉइंट अगर कहूं बहुत विस्तार रूप से मैं कहूं कि भैया द यूनिट और सेल ऑफ नर्वस टिश्यू is called नर्व सेल। मैं कह रहा हूं छाप। मैंने क्या कहा? और इसको एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन। भैया जो यूनिट होती है, बोले तो इकाई होती है, जो सेल होता है जिससे मिल करके पूरा ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू मिलके बना हुआ है, उसको बोलते हैं भाई नर्व सेल, या तो दूसरा नाम उसका होता है न्यूरॉन। आपके पेपर में पूछा जाता है न्यूरॉन का डायग्राम। 9th क्लास में मस्ट बता रहा हूं मैं, 100% छपता ही छपता है न्यूरॉन का डायग्राम। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। मैं कहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हेडिंग डालो, छाप दो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का मतलब भैया हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और आप लोग डायग्राम से बहुत डरते हैं। कुछ लोगों की तो ड्राइंग अच्छी होती है, गर्ल्स हमारी दीदी लोग, उनकी ड्राइंग अच्छी होती है। जो बॉयज हमारे चिलगोजर भाई लोग अपने हैं मेरी तरह, वो भी पसाड़ काल वाले होते हैं ड्राइंग के मामले में, बहुत कम लोग अच्छे होते हैं। तो भैया ड्राइंग नहीं बनानी है, अपने आप को डायग्राम बनाना है, जिससे ये मतलब एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ये चीजें ये बताना चाह रहा है, और उसके हिसाब से नंबर वो देके चला जाएगा। नंबर अपने आप को छीनने हैं तो क्या कहेंगे भैया, आप क्या करो, थोड़ा सा चांद बना लेते हो, चांद, सेमी सर्किल। तो आसपास सेमी सर्किल ऐसे बनाओ, कैसे देखो, ऐसे बनाओ, ये बना दिया। अगला वाला जब बनाओ तो इससे लाइन जोड़ दो, तो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, फूल बना लेते हैं, ऐसे बना दो। और लास्ट में जब बनाओ तो इधर की ओर सेमी सर्किल को घुमा दो, ऐसे बना दिया। इस लाइन को खींच ले जाओ, डबल वाले को, दूर तक 3-4 किलोमीटर लगभग खींच ले गए खींच के। अब यहां पर बीच में ऐसे बना दो बड़ा सा न्यूक्लियस, टिप 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 टिप। इसके बगल बगल में ऐसे रख दो भैया जेली लाइक सब्सटेंस। हर सेल में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कहेंगे भैया जी हमने पढ़ रखा है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लास्ट में ये जो लाइन है इसको एक तरफ ऐसे मोड़ दो, जाके एक तरफ ऐसे मोड़ के लास्ट में बूंदी लगा दो। बहुत आसान सा डायग्राम बता रहा हूँ। अब जो आपने सेमी सर्किल के एंड पॉइंट है, इनको आगे ऐसे खेल लो, बाल बना दो, बाल ऐसे 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 3-3 2-2 बाल बना दो, ज्यादा नहीं बनाने, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इधर भी बना दो, बना दिया, शानदार है। अब जो आपने लाइन बनाई इसको कवर कर दो। कैसे कवर करेंगे, देखो डिजाइन बनाओ, बाउंड्री बनाओ। ये जब घास लगाते हैं हम लोग किनारे किनारे, ऐसे 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 बना दो, ऐसे ही इधर बना दो, दोनों तरफ से भैया कवरिंग होनी चाहिए, मजा आ जाएगा भैया, सुरक्षित रहेगा। आपके 9th क्लास में इनके नाम के फंक्शन नहीं याद करने, बस इनको आपको डायग्राम में कुछ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसका नाम याद करने हैं। देखो
तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा और डिजाइन कर दो, ऐसे ऐसे लाइन कर दो तो सुंदर और मन लग जाएगा। टक 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 टक, खेलो खेलो खेलो, जल्दी जल्दी खेलो 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 खेलो। बना दिया, इधर भी वैसे ही कर दो यार, और अच्छा लग जाएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है कि नहीं? कहें गुरु जी एकदम मजा आ रहा है, सारी चीजों को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं। आपने कह दिया जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम जरूर याद कर लेंगे और भी हम पढ़ लेंगे। अब देखो सबके नाम याद करते हैं। जो जो ये जो आपको दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो फ्लैजला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स। बीच में हर सेल के मेरे भाई न्यूक्लियस होता है। तो जो चिलगोजर ये दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहें गुरुजी न्यूक्लियस बोलेंगे। ऐसे आपको नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और न्यूक्लियस के बाद भैया बीच में क्या है? यहाँ पे बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ बना दो, यहाँ बना दूँ कि ऊपर बना दूँ? ऊपर बना दो। अरे ऊपर नहीं यार, इधर बना दो, इधर जगह है तो। ये हो गया। अरे भैया कहाँ कहाँ इतनी सुंदर ड्राइंग पाषाण काल से हमने बनाई है, उसको भी खराब कर दे रहे हो। तो मैं कहूँगा यहाँ बनाओ साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है? बन गया। इसको ऐसे जोड़ लो, इसको हटा, हट यहाँ से। अब देखो ये जो आपको अंदर पाइप गई है, जो आपने बनाई 2 लाइनों से, ये जो पाइप होती है इसको हम लोग बोलते हैं मित्र मेरे एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन के ऊपर जो शीट चढ़ी है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट। अगर ये नाम नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं है। जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंड। नर्व का मतलब नर्व सेल है, और इसका जो एंड होता है उसको नर्व एंड बोलते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैं कहूंगा छप लेगा, छप लेगा पेपर में, छापेगा मतलब छपेगा। ये डायग्राम ही एक ही पूरे टिश्यू चैप्टर में यही आपका मेन डायग्राम है। बाकी पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं बनाने के लिए, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेन जो डायग्राम मैं कहूँगा मेरे हिसाब से वो इसको चुना जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यू। और मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज को बहुत आसान भाषा में, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट से बिल्कुल रिलेट करके समझाया है मेरे भाई। और इसको बढ़िया से नोट्स बना लेंगे, क्योंकि जो मैंने दिया है वो कोई नहीं देगा फ्री में। नोट्स खुद के हाथ से बनवा रहा हूँ मित्र, मैं समझ जाओ इतनी मेहनत लगती है, खुद के हाथ से नोट्स दे रहा हूँ तो समझ सकते हो। लेकिन आपका भाई आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका काम है पढ़ना, मन से पढ़ो और अपने भाई के साथ खड़े रहो, और आप भी मेरा क्या देंगे? साथ देंगे। आपसे मैं हूँ तो मुझसे थोड़ा सा आप हो जाइए लेकिन आपसे मैं हूँ सच में। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना साथ दे रहे हैं। बाकी हमेशा साथ रहेंगे तो मजा आ जाएगा, और ऐसे ही आपका भाई आपको पढ़ाता रहेगा। देखो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हो गया, देखो स्ट्रक्चर ऐसे कर लो इसको। ठीक है, बाकी धन्यवाद। अब अगली रिक्वेस्ट जो रहेगी आपकी, जो चैप्टर आपको कठिन लगेगा भाई से बता देना, उसको भी खोपड़ी में छेद कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए, एंजॉय करिए और एग्जाम में फोड़ते रहिए। और कभी भी जरूरत पड़े तो याद करिए अपने बड़े भैया पंकज भैया को, समझ गए? और अपने दोस्तों में चैनल फैलाओ, उनको बताओ हमारे भैया भैया पढ़ा रहे एकदम गदर तरीके से। जितनी जल्दी हो सके, जितनी संख्या में लोग अपने परिवार का हिस्सा बनने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपके लिए मेहनत करना। तो मुझे वहां से हटाओ, वो काम आप करो, लोगों को जोड़ो, ठीक है, सपोर्ट करो। बाकी का काम कौन करेगा? पढ़ाने का। मेरा ध्यान का है आपको अच्छा कंटेंट देने का, अच्छा पढ़ाने का। तो धन्यवाद, मिलते हैं जब भी आप पुकारेंगे तब। जय हो, राधे राधे।